बचपन में सती प्रथा, बाल विवाह और शिक्षा व धर्म सुधार जैसे भारी भरकम शब्द समझ से परे होते थे, लेकिन आज जब इन शब्दों के मायने समझ आ गए हैं तो एक इंसान जिसका नाम सबसे पहले जहन में आता है वो नाम है समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का। आज राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती है। DIS और संस्कृति मंत्रालय की ओर से राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के मौके पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लोग हिस्सा ले रहे हैं। पर आज राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के मौके पर हम ये जानेंगे कि आखिर 2 सदी बाद भी राजा राम मोहन राय इतने प्रासंगिक क्यों हैं। 22 मई 1772 ये वो दिन है जब बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में राम मोहन राय का जन्म हुआ। पटना में प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषाओं में पूरी की और बनारस में संस्कृत, वेद और उपनिषदों का अध्ययन कर जब वो वापस लौटे तो कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से राम मोहन राय राजा राम मोहन राय हो गए। धार्मिक सुधार, समाज सुधार, शैक्षिक सुधार, आर्थिक व राजनीतिक सुधार, प्रेस की आज़ादी, कराधान सुधार और प्रशासनिक सुधार के अलावा सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने उस वक्त अपने तार्किक व्यवहार और बौद्धिकता से जो काम किया, ये उसी का नतीजा है कि आज महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं, अपने हक के लिए लड़ पा रही हैं। पर फिर भी आज समाज में सती प्रथा जैसी कुरीतियां जरूर खत्म हो गई हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा व प्रताड़ना अभी भी जारी है। दुष्कर्म, ऑनर किलिंग और दहेज जैसे मुद्दे आज भी महिलाओं के लिए अभिशाप हैं। गर्भधारण से जुड़े फैसलों में महिलाओं की भूमिका ना के बराबर होना और अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो जैसी कहावतें ये बयान करती हैं कि 250 सालों बाद भी राजा राम मोहन राय की तार्किकता और बौद्धिकता की समाज को जरूरत है। उस समय जब राजा राम मोहन राय जी एक अत्यंत रूढ़वादी दृष्टिकोण के समाज में घिरे हुए थे, उनके पिता जो कि एक रूढ़वादी ब्राह्मण थे और उनके विचारों के अत्यंत विरोधी थे, फिर भी उन्होंने समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने अपनी तार्किकता व बौद्धिकता का प्रयोग सबल रूप से किया। जिस प्रकार से राजा राम मोहन राय जी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी सती प्रथा जैसे अत्यंत रूढ़ रूप से व्याप्त हिंदू धर्म में एक प्रथा का उन्मूलन किया, जो कि ब्रिटिश सरकार की सहायता से हुआ, परंतु उनके अथक प्रयासों को उसमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस समय जब समस्याएं हम देख पाते हैं कि किस तरीके से उनको निरर्थक रूप से पीछे खींच रही हैं, उस समय यदि हम राजा राम मोहन राय जी के जीवंत विचारों पर ध्यान देंगे, निश्चिंत ही ये समस्याओं का निस्तारण हम कर भी पाएंगे और महिलाओं के लिए एक उचित व सम्माननीय समाज में हम दे पाएंगे। कर्नाटक के उत्तर में गांव है सोनदत्ती। ये गांव अपने एक अनोखे धार्मिक समारोह के लिए खूब चर्चा में रहा है और समारोह का नाम है वैश्य पूर्णिमा। इस दिन नीम के पत्तों के करधनी में जकड़ी हुई महज 7 या 9 साल की नाबालिग लड़कियों को येलम्मा मंदिर ले जाया जाता है। पुजारी येलम्मा देवी से लड़कियों की शादी कराते हैं और ऐसा होते ही ये लड़कियां देवदासी यानी कि वैश्य बन जाती हैं, जिनके बड़े होने पर कोई भी पुरुष उनके साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं। आप सोचिए कि 21वीं शताब्दी में इस तरह के रिवाज और अंधविश्वास व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मौजूद हैं। धर्म के नाम पर समाज कुछ भी आत्मसात करने को तैयार है और धर्म व अंधविश्वास की ऊंचाइयां इतनी अधिक हैं कि इसके लिए दुनिया आपस में कट मरने को तैयार है। जिस समय में धर्म के नाम पर ईर्ष्या और घृणा के बीच इंसानों के जन्मते ही पैदा हो जा रहे हों, जहां धर्म और जाति की राजनीति अपने चरम पर हो, वहां राजा राम मोहन राय के आज से 250 साल पहले शुरू किए गए आधुनिक भारत के पहले बौद्धिक सुधार आंदोलन की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, जिसे ब्रह्म समाज का नाम दिया गया, जो पुरोहिती अनुष्ठानों और बल के खिलाफ था, जो भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय था, जो भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्याओं में सुधार व समीक्षा का समय था। अगर हम धर्म की राजनीति में जो हस्तक्षेप है उसकी बात करें तो जो आम जनता का वोटिंग पैटर्न होता है, जो वोटों का ध्रुवीकरण होता है या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स उतारे जाते हैं पार्टियों के द्वारा, कास्ट या फिर रिलीजन के आधार पर, जो भी सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं धर्म से प्रभावित होती हैं। तो राजा राम मोहन रॉय जी की जो विचारधारा थी उसमें कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ रीज़न को प्रमोट करते थे। उनका ये मानना था कि धर्म में जो भी चीज़ है, अगर आपको वो गलत लगता है तो आप उसका जस्टिफिकेशन मांगो, आप उसको क्वेश्चन करो। तो अगर हम लोगों में ये सारी चीज़ें, ये अवेयरनेस फैलाएं, उन्हें धर्म के सच्चे जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है उसको बताएं, तो हम इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। उनका जो लोगों को कन्विंस करने का तरीका था कि वो स्क्रिप्चर से ही पॉइंट्स उठाते थे, उसी चीज़ के फेवर और अगेंस्ट में वो अपने पॉइंट्स रखते थे और अंत में अपने व्यू पॉइंट्स को जस्टिफाई करते थे और इस तरह से वो लोगों को कन्विंस करते थे। तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी
कि ह्यूमंस को सेंटर पे रखा जाए, उनकी खुशियों को ज़्यादा वरीयता दी जाए और सोसाइटी, रिलीजन, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो, वो पेरिफेरी पे हो। देखा जाए तो राजा राममोहन राय एक विश्व कांग्रेस की संकल्पना किया करते थे जिसमें सारी दुनिया एक हो, पर आज जब रूस और यूक्रेन जैसे देश या फिर तमाम अन्य देश जो अलग अलग मुद्दों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, तो राजा राममोहन राय का प्रासंगिक होना और महत्वपूर्ण हो जाता है। जो जीवन भर पूर्वी और पश्चिमी दर्शन को मिलाने की कोशिश करते रहे, वो प्रेस, वो पत्रकारिता जिसने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया। और खुद राजा राममोहन राय जो प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और अपने सुधारवादी आंदोलनों को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, वही भारतीय मीडिया जो आज के समय में फ्रीडम प्रेस ऑफ इंडेक्स में 150वें स्थान पर है, ऐसे में भी राजा राममोहन राय याद आते हैं जो प्रेस की सेंसरशिप के खिलाफ थे। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की बात हो या फिर नागरिक स्वतंत्रता की, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना हो या फिर चाहे सुधार आर्थिक और राजनीतिक ही क्यों ना हो, राजा राममोहन राय ने हर क्षेत्र में सुधार के लिए काम किया, जो कहीं ना कहीं आज भी उन्हें प्रासंगिक बनाता है। कि अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी तो उचित शासन करना मुमकिन ही नहीं है। वो उस समय भी इस बात को बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसीलिए उन्होंने विरातुल अखबार और संवाद कौमुदी जैसी चीज़ों को लिखा, प्रकाशन किया उनका। वो उस समाज को भी समझते थे कि ज़रूरत थी कि उनकी चिंताएं शासन तक पहुंच सके और उचित शासन के लिए यही ज़रूरी है कि एक्सप्रेशन ज़रूरी है, और इसीलिए प्रेस एक माध्यम था। वो उसकी बात तब भी करते थे और आज भी मानते हैं कि अगर गुड गवर्नेंस जैसे मॉडल पे हमें आगे बढ़ना है तो हमें समाज से पूछना होगा कि समाज की दिक्कतें क्या हैं, और इसीलिए हमें राजा राममोहन रॉय के विचारों को समझना होगा। राजा राममोहन रॉय एक बहुत ही दूरगामी व्यक्ति थे। उनकी विश्व कांग्रेस की संकल्पना एक यूनाइटेड नेशन के रूप में देखने को मिलती है, लेकिन विश्व में चल रहे तमाम युद्ध जैसे रशिया, यूक्रेन और तमाम युद्ध जो इसके प्रासंगिकता को चुनौती दे रहे हैं, ये इनकी यूनाइटेड नेशन के पॉलिसी पैरालिसिस का दिखाता है। हमें राजा राममोहन राय के शब्दों में जो है तमाम देश के एक एक सदस्य को जो है उसके मेंबर बनाने चाहिए और रोटेशन वाइज उसका एक चेयरमैन बनाना चाहिए। राजा राममोहन राय के शब्दों में अगर हम राष्ट्रहित के परे जाके विश्व हित के बारे में सोचें तो हम ऐसे जो हमें आज बेईमानी सा जो कॉन्सेप्ट लगता है उसको हम हकीकत में बदल सकते हैं। राजा राममोहन रॉय जी का मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का हमें भारतीय शिक्षा प्रणाली से एक तुलनात्मक अध्ययन करके उसके भौतिक शास्त्रों का, उपयोगी विज्ञानों का, सामाजिक विज्ञानों का, आदि विज्ञानों का और समाज शास्त्रों का अध्ययन करके भारतीय वेदों और वेदांतों में जो ज्ञान है उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके एक प्रबल बिंदुओं को हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में डालना चाहिए, और यही उसको उन्होंने वेदांत कॉलेज जो उन्होंने 1825 में स्थापित किया था उसमें समाहित किया था। कुल मिलाकर न केवल इतिहास के कई स्वर्णिम पन्नों में राजा राममोहन राय का नाम दर्ज है, बल्कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे भी स्वर्णिम बनाने की कल्पना में राजा राममोहन राय के विचार महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। राजा राममोहन राय अपनी विलक्षण प्रतिभा से समाज में फैली कुरीतियों के परिष्कारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में निर्विवाद रूप से प्रतिष्ठित हैं। इन्होंने बुद्धिवाद और तर्कवाद के आधार पर आधुनिक युग के महत्व को महसूस किया है, और हम आधुनिक तभी होंगे जब हम बुद्धि और तर्क को स्वीकार करेंगे। आज राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती पर आप उन्हें कैसे याद कर रहे हैं, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।